नमस्कार एंड वेलकम टू 68 वर्क्स। आज प्लैंकिंग चालू कर रहे हैं और प्लैंकिंग के लिए हमें ज़रूरत है एक वर्नियर कैलिपर का। इससे बेसिकली जो चौड़ाई है और जो मोटाई है जो प्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए लगेगा हमें, और आगे भी इसका ज़रूरत होगा क्योंकि जैसे जैसे प्लैंकिंग करते रहेंगे तो इसका जो डेप्थ है या इसका जो मोटाई है या रादर चौड़ाई, मोटाई एक ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि जो मोटाई है वो 1 का है और चौड़ाई जो है वो 3 का है। सो ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, और थोड़ा और एक छोटा-सा कैलकुलेशन जो मैं कर लेता हूँ, या दिस इज़ कंटेम्परेरी आप कह सकते हैं, जो भी मॉडलिंग करते हैं इसी तरह। तो यहाँ जैसे 11 बल्क हेड्स हैं हमारे पास, तो 11 खाने हम बना लेंगे। उसमें फिर इस हर एक बल्क हेड का जो मेजरमेंट होगा, मतलब जो डेक पोर्शन है उसके नीचे तक जहाँ कील आता है वहाँ तक हम उसका मेजरमेंट लेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद वो टोटल जो होगा, सोचिए 47 हुआ या 48 आपका मिलीमीटर हुआ है, तो उससे फिर 3 से उसको डिवाइड कर देंगे और फिर नंबर ऑफ प्लैंक्स जितना हमें ज़रूरत होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें और एक चीज़ है कि इसमें हम एक फ़ैन यूज़ करते हैं, मतलब इसको प्लैंकिंग फ़ैन कहा जाता है। आप आगे देखिएगा इस चीज़ को, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। तो उससे हम मेज़र कर लेते हैं कि उसका जो चौड़ाई है, मतलब 3 का जो चौड़ाई है, उसको हमें कितना घिस के या एडजस्ट करना होगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी के हिसाब से जो प्लैंक आप बैठाएँगे तो वो फिर मतलब अपना एक आकार ले लेगा, या बॉडी का शेप होता है वो लेगा। अभी जैसे मैं एक सैंपल प्लैंक लेके इसके ऊपर मैं फेर के देख रहा हूँ कि इसमें ये बल्कहेड के साथ एकदम मतलब चिपक के बैठ रहा है या नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है, कि मेरे लिए ये चीज़ हुआ है क्योंकि इसको लगाने के बाद, और लेज़र कट में क्या होता है कि मतलब वो जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स आपको सैंडिंग करके या फाइलिंग करके करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले सैंडिंग कर लूँगा, और सैंडिंग करने के बाद देन जब एकदम मतलब सही से प्लैंक हर एक बल्कहेड के ऊपर चिपक के बैठेगा, उस मतलब स्टेटस में आके फिर देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द प्लैंकिंग ऑफ द एंटायर शिप और बोट। सो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लैंकिंग है, मतलब जो बल्कहेड है, वो मैंने घिस के तैयार कर लिया है। एक स्केल ज़रूरत होगा बिकॉज़ आई नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेक टू द कील। सो ये पेपर स्केल होने से क्या होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, और आप इसे मतलब उसके बॉडी के ऊपर में लगा के मेजरमेंट ले सकते हैं, और उस पेपर में जहाँ पर मैंने वो खाने बनाए हुए हैं वहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ कि अच्छा ये 15 सेंटीमीटर है, 15 मिलीमीटर है, सॉरी, बिकॉज ऑल दैट विल बी इन मिलीमीटर। सो ये 15 मिलीमीटर है, ये 20 मिलीमीटर है, इस तरह पूरा वहाँ पर आप इसको ले सकते, मतलब उसको आपको नोट करना होगा। नॉर्मली इसको मैं एक्सेल में कर लेता हूँ, सो सुविधा होता है, अपना एक फार्मूला डाला, ख़त्म हो गया। पर यहाँ पर दिखाने के लिए एंड जस्ट टू शो इट टू यू, मैं इस तरह इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसे मतलब हिसाब किस तरह किया जाता है, और जो प्लैंकिंग फिर होगा तो एकदम बहुत सही बैठेगा। सो ये अभी मैंने टोटल कर लिया है, और उसके बाद अब यहाँ जो हमारा मेन प्लैंक है वो 3 जो है, तो 15 से 3 अगर आप उसको निकाल दें, मतलब डिवाइड कर देंगे, सो नंबर ऑफ प्लैंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि जब हम प्लैंक करेंगे तो वो बेंड होगा उस बॉडी के साथ, तो कहीं पर वो हो सकता है 2.5 हो, कहीं पर 1 हो, कहीं पर उससे भी पतला हो सकता है। सो और ये जो है, अभी हम जो आपको कह रहे थे कि द मतलब प्लैंकिंग फ़ैन, सो प्लैंकिंग फ़ैन ये जो नीचे में पेपर के नीचे रखा हुआ है, सो दैट इज़ वेयर आई विल टेक द मेजरमेंट्स कि हमारा जो प्लैंक्स है वो कितना मोटाई से शुरू होगा। मतलब सोचिए 3 से शुरू हुआ और बीच में जाके फिर वो 2.5 हो गया, या
2 mm हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसके लिए क्या करते हैं, पतला पतला पेपर्स लेते हैं और लेने के बाद ऊपर से मतलब जो डेक है वहाँ से शुरू करके फिर नीचे तक जो एरिया है उस फैन के ऊपर रख के उसका मेजरमेंट लेके और उसका जो दाग है, मतलब उसका जो मेजरमेंट आया है उसको फिर बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप देखिएगा वहाँ पर धारी धारी पेन का दाग लगा हुआ है। सो बेसिकली वो ट्रांसफ़र होने के बाद फिर देन यू स्टार्ट विद द प्लैंकिंग। अब प्लैंकिंग यहाँ जैसे हम शुरू कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग जब जैसे भी करते हैं कि डेक पोर्शन से शुरू करते हैं कि डेक का जो एज है उसी एज से हमारा प्लैंकिंग चालू होगा। तो फर्स्ट प्लैंक जो यहाँ पर लग रहा है तो उस डेक पोर्शन से लग रहा है। बड़ा हल्का सा जो वाइट ग्लू है फेविकॉल, उसे हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके और ये जो इसको बुलडॉग क्लिप कहते हैं हम, और इस क्लिप से इसको चिपका सकते हैं। अभी इसमें अमाती ने हमें पिन्स भी प्रोवाइड किए थे प्लैंकिंग करने के लिए, मतलब छोटे छोटे नेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए थे। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जो प्लैंक कर रहे हैं उसमें छेद हो जाए। और दूसरा चीज़, और एक चीज़ है कि जो नेल पुशर है वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसीलिए बुल क्लिप्स और या बुलडॉग क्लिप से इसको हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो और एक चीज़ याद रखना है कि जो सोचिए लेफ़्ट साइड में जो आप प्लैंक कर रहे हैं, फिर उसी तरह आपको राइट साइड में भी प्लैंक करना होगा। मतलब अगर लेफ़्ट साइड में 2 प्लैंक लगाए हैं तो फिर राइट साइड में भी 2 प्लैंक, इस तरह मतलब इट शुड बी अ मिरर इमेज। सो उस तरह इस चीज़ को करना होगा, क्योंकि आप जब इस शिप को देखिएगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब एकदम हूबहू जो आपके बाएं तरफ है उसी दाएं तरफ भी एकदम सिमिलर प्लैंकिंग एक्चुअली हैज़ टू बी डन। सो ये अभी हम चिपका के इसको फिर छोड़ देंगे so that it cures, और क्योर करने के बाद and then I will actually continue with the planking for the rest of the ship. So ये बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बचपन में इस चीज़ को जब आई स्टार्टेड ऑफ, सो इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और आज की डेट पे कभी कभी कोई आते हैं कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेस हो गया लाइफ में, बड़ा टेंशन हो गया है, बड़ा ये हो गया है, बड़ा वो हो गया है। आप अगर इस आर्ट को या इस कला को if you adapt or you want to do this hobby, it actually takes out all that stress and all that tension and all that stuff whatever people talk about. So ये एक तरीके से एक कला है, और ये मतलब बड़ा मज़ेदार कला है, और you विल एंजॉय इट। सो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं कि प्लैंक का जो हमने वो दाग लगाए हुए थे तो उसके हिसाब से, बिकॉज बार बार वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना और फिर मेजर करना, जो कि मैं बैकग्राउंड में कर ही रहा हूँ, पर फिर भी यहाँ जो दाग लगे हुए हैं उस दाग के हिसाब से फिर हम प्लैंक को वहाँ पर बैठा रहे हैं, या उसका मेजर लेके फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर सैंडिंग ज़रूरत है उस चीज़ को दिखा के, क्योंकि ऐसे ही बहुत लेंथी हो गया है ये वीडियो। पर अगर हम एक प्लैंक के ऊपर में 15 से 20 मिनट लगा लेते हैं तो आप सोचिए अगर वहाँ पर 20 या 30 प्लैंक है दोनों तरफ मिला के, सो देन हाउ लॉन्ग द वीडियो विल गो। सो कोशिश ये रहा है कि आपको हर चीज़ को सही तरीके से समझाने का, सो दैट you enjoy the process. Also, I enjoy it. I mean, I thoroughly enjoy while doing it. तो यहाँ पर मेरा सेकंड प्लैंक का प्लेसमेंट हो गया है, और दीज आर पेपर क्लिप्स इसको कह सकते हैं। और लोकल हमारे यहाँ पर जो आर्ट क्राफ्ट के स्टोर हैं तो वहाँ से हमको मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट इट इन अमेज़न। अभी हाल फिलहाल में मैंने अमेज़न से भी प्रोक्योर किया है। सो दे आर प्रीटी गुड क्वालिटी। एंड इसका जो आप देख रहे हैं कि क्लिप के ऊपर में और एक पोर्शन लगा हुआ है जिससे कि वो पकड़ के बैठा रहा है, तो ये किस तरह करते हैं वो हम काफ़ी आपको मतलब कभी हम समझा देंगे। सो बेसिकली इस तरह प्लैंक्स को यहाँ पर लगा के, और वो अपना शेप जो है प्लैंक बॉडी का जो शेप है वो
धीरे 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 जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप देखते रहिएगा कि ये अपने तरीके से वो ले रहा है। बड़ा पेशेंस वाला काम है एंड इसमें रश नहीं करना है, क्योंकि जो प्लैंक्स हैं उनका जो थिकनेस है, जैसे मैंने आपको वेरोनिया में पहले ही दिखाया था, 1 mm का थिकनेस है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना पतला है, और उसके बाद चौड़ाई वो 3 mm का है, और वो फिर घटते रहता है जैसे 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 आगे बढ़ेंगे उस तरह आप देखिएगा। तो इसमें मतलब हड़बड़ी नहीं करना है, इसको बड़ा आराम से करना है, और यू नो then the process will be very nice and you will see the outcome is very good. तो और हाँ, जब आप घिस रहे हैं या जब उसको मतलब सैंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ जो सैंड पेपर में यूज़ कर रहा हूँ वो 120 ग्रिट का है, सो दैट इज़ बेसिकली 120 ग्रिट सैंड पेपर। और फाइनल फिनिशिंग के लिए 120 के बाद 320 में चले जाते हैं, और फिर 800 में हल्का, वो भी क्योंकि 1 mm का थिकनेस है, ज़्यादा हम उसको मतलब रगड़ रगड़ के घिस नहीं सकते हैं। तो हमने ऊपर का प्लैंकिंग्स जो है वो करके अभी बॉटम में मतलब कील पोर्शन से प्लैंकिंग को चालू किया है। सो ये फिर जाके आगे में जो उसका बेली है वहाँ जाके फिर वो मिलेगा। सो ये अभी नीचे का प्लैंक कर रहे हैं, और इसमें जैसे मैंने कहा कि मुझे एकदम मतलब हूबहू जो लेफ़्ट साइड में हुआ है उसी तरह राइट साइड में होगा, या मिरर इमेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम 2 प्लैंक लेके उसको हम बैठा के फर्स्ट प्लैंक को हम तैयार कर लेंगे, और फिर उसका एक इम्प्रेशन लेंगे दूसरे प्लैंक के ऊपर में जो कि दूसरे साइड में लगेगा। तो फिर वो इम्प्रेशन ट्रांसफ़र करके उसको तैयार करके फिर दूसरे साइड में लगाएंगे। So this is how actually the process goes, and इसमें कटिंग के लिए आपको ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं है। जो भी आपका बढ़िया सा ऑफ कोर्स ब्लेड आप चेंज कर लीजिएगा, नया ब्लेड लेना है, और वो भी क्राफ्ट नाइफ हल्का आप उसके ऊपर स्कोर करते हैं। सो डेफिनेटली दी वुड, क्योंकि लाइम वुड है ये, नॉर्मली इंडिया में मिलता नहीं है, और these woods are normally what is being used, थोड़ा सा ब्रिटल होता है, बिकॉज मेरे को प्रेफरेंस क्या रहता है कि लाइम की जगह पर अगर ये टीक होता है या वॉलनट होता है या रोजवुड होता है तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लाइम वुड बड़ा ही मतलब फीका सा लगता है, सफ़ेद सा लंबा धारी वाला वुड है, बट अदरवाइज नॉर्मली किट्स में जो मतलब कम दाम के किट्स होते हैं, सोचिए दिस इज़ अबाउट $100-120, सो उसमें आपको नॉर्मली लाइम वुड और बर्च का ही वुड मिलेंगे। सो एनीवे, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दैट्स आई थॉट दैट आई विल टेल यू। सो यहाँ अभी इस प्लैंक को तैयार करके, तो इसमें देखिए टेपर हुआ है आगे में, और फिर दोनों तरफ टेपरिंग है, और बीच में फिर उसको हमने घिस के उसका जितना डेप्थ ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू जो मार्किंग्स हमने लिया था उस मार्किंग के हिसाब से फिर उसको घिस के। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि प्लैंकिंग जब कर रहे हैं पहले पूरा ड्राई फिट करके आप देख लीजिए कि एकदम सही है, एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये सही है, फिर आप वेट फिटिंग कीजिए, यानी ग्लू कीजिए उसको। तो यहाँ जैसे मैंने इधर का प्लैंक मुझे एकदम सही लगा, तो उसको थोड़ा सा क्लिप से लगा के उसका जो इम्प्रेशन है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम होना है दूसरे साइड में, सो दैट इज़ द रीज़न वेयर इसका इम्प्रेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और इस तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि लेफ़्ट करते हैं, फिर उसके बाद राइट करते हैं, और दोनों एकदम मतलब हूबहू एक जैसा होना चाहिए। बिकॉज कभी अगर कोई शिप को घुमा के देख रहा है या नीचे से आप खुद भी जब देखेंगे, मतलब उसमें अगर समांतर नहीं रहेगा, इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑन दी ईच ऑफ द साइड, देन it's not going to look good. So that's the reason wherein you need to follow this principle and to carry on with it. तो चलिए अभी जो प्लैंक हमने तैयार कर लिया था पहला वाला, तो उसको पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसको चिपका के बैठाते हैं। और इसमें क्योरिंग टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि मुझे सिर्फ सैटरडे संडेज ही टाइम मिलता है, एंड दैट टू during the weekends I do have lot of other work and assignments and all that stuff.
सो उसमें फिर जो भी समय मिलता है 2-3 घंटा, सो आई जस्ट ट्राइंग टू पुट अक्रॉस एंड मेक द बिल्ड आउट ऑफ हियर। सो इसमें ये प्लैंक जो हमने तैयार कर लिया उसको हम लगा ले रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जो दूसरा वाला प्लैंक जिसमें हमने इम्प्रेशन लिया था तो उसको कैसे हम फिट करते हैं। अब ये लाइम वुड में एक खासियत ये भी है कि इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। मतलब अगर आप इसे ऐसे हल्का प्रेस कर दिएगा तो टूटेगा, पर और अदरवाइज अगर ये सीधा रहता है तो इसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। और जब वो एक एक बल्क हेड के ऊपर में लग जाएगा जिससे कि इसका हॉल पूरा तैयार होगा तो उसमें फिर मतलब शिप में काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाता है और लाइफ भी काफ़ी लंबा है। लंबा इन द सेंस 20-25 साल तो डेफिनेटली है अगर आप उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं या जहाँ भी उसे सजा के रख रहे हैं, सो देन दे स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ 20-25 years और मेबी मोर। बट एनीवे मेरा जितना भी मॉडल्स है दे आर स्टिल विथ माई लॉट ऑफ पीपल, सो दे से दैट एकदम सही है और तरीके से है। सो यहाँ पर जिसमें इम्प्रेशन हमने लिया था तो कहाँ से कितना कट करना है और यू नो हाउ टू गो अबाउट विद दैट, और प्लैंक को धीरे धीरे बेंड करना है। और बेंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैंने यहाँ पर पूरा दिखाया नहीं है, एंड दैट इज़ बेसिकली उसको थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर उसके बाद एक बेंडिंग टूल आता है जिससे कि आप इसको बेंड कर सकते हैं। पर मेरे लिए उतना ज़्यादा इसमें मतलब बेंडिंग टूल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं हुआ है और ना ही ज़्यादा हीट या किसी प्रकार का इस चीज़ का मुझे इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये काफ़ी छोटा सा बोट है। सो ज़्यादा इसका मतलब ओनली 40 सेंटीमीटर साइज़ है। और इस चीज़ में जहाँ तक अगर आप वो जो कैलकुलेशन मैंने पहले आपको बताया है वो अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, सो देन यू नीड नॉट और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो आपका मतलब आप जैसे जैसे मतलब जहाँ कील पोर्शन से, मतलब बॉटम को हम लोग कील कहते हैं, तो कील पोर्शन से उसे हम ऊपर की तरफ जहाँ डेक पोर्शन है वहाँ ला रहे हैं। और आप देखिएगा कि मतलब उसमें हर एक में जो मार्किंग किया हुआ है उससे हम इसका इम्प्रेशन लेके उसको घिस के उसके साइज़ में ला के फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस। सो I hope you have understood because I'm reiterating it in number of times that किस तरह इस चीज़ को किया जाएगा। तो यहाँ एक प्लैंक है जहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा गैप रखा हुआ है, क्योंकि वो प्लैंक को अगर हम बेंड कर देते हैं तो वहाँ से वो टूटेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो पोर्शन यहाँ पर हम लोग वेजिंग करते हैं, मतलब इसमें छोटा प्लैंक बना के फिर वहाँ पर डाल दिया जाता है। सो दैट वे ऑन द अदर साइड उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और थोड़ा सा गैप है उसमें। तो वो जैसे प्रोसेस में मतलब एज आई सेड हर चीज़ अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर इट विल बी अ ह्यूज लेंथी वीडियो। नाउ स्लिप में अभी और मतलब जो बिल्डिंग स्लिप है उसमें शिप को अभी और रेस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो जैसे पहले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि ये उसका स्टैंड है और उस स्टैंड को अभी यहाँ से हम निकाल के स्टैंड प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि शिप को कहीं पर रेस्ट करके रखवाना होगा। और जब हम स्टैंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो लेज़र कट का जो नॉचेस होता है उसको सैंडिंग कर लेना है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लेज़र कट जो बर्न कर देता है वुड में वो रह जाए, तो इसीलिए उसको अच्छी तरह सैंड करके जो बर्न पोर्शन को वहाँ से निकाल के और दोनों को एक साथ पकड़ के मैं इस तरह कर रहा हूँ, सो दैट देयर इज़ नो मिसमैच कि अच्छा इधर में इतना सैंडिंग हो गया उधर में उतना सैंडिंग नहीं हुआ है। और जो भी है हल्के हाथों से, बिकॉज यहाँ पर स्पीड जो है वो मैंने काफ़ी बढ़ाया हुआ है, सो दैट द लेंथ ऑफ द वीडियो कैन बी रिड्यूस्ड। बट बड़े हल्के हाथ से इसे करना होगा एंड नो प्रेशर, नो टेंशन, नथिंग। यू हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस, मतलब जैसे मस्ती होना चाहिए इसमें, वो मस्ती से आपको करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि इसमें कितना mm का डोयल लगेगा। सो जो स्टैंड को बनाने के लिए, और दूसरा चीज़ है उसका दोनों में डिस्टेंस कितना होगा।
तो वहाँ पर जैसे 5 इंच लिखा हुआ था, और डोएल में ये देख रहा हूँ कि हमारी जो ने प्रोवाइड किया है उसमें ये मेन मास्ट है और ये 6 mm, और वहाँ लिखा हुआ है 5 mm। 5 mm ढीला पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो भाई 6 mm वाला मास्ट वाला ही जो है, मेन मास्ट का जो है उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यानी मेरे पास 6 mm वाला मास्ट वाला जो मेन डोएल है वो स्टैंड के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ, तो रहेगा नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे और फिर यू नो आई विल यूज़ दैट इन द मास्ट एंड दैट विल बी मच बेटर देन दिस वुड। तो खैर इसमें काटने के लिए अभी देख रहे हैं आप, हल्का स्कोर कीजिए तो वो आपका स्कैल्पल हो या यू नो क्राफ्ट नाइफ से, और वो आराम से कट जाता है। सो दीज आर अब स्नग टाइट एकदम बैठ रहा है, हल्का सा ग्लू, और दोनों यहाँ पर 3 लगेंगे, लेकिन उतने उन्होंने जो लेंथ दिया है, जिससे मैंने कहा कि वो मेन मास्ट वाला था, और जो 5 mm का जो है ना वो ढीला पड़ रहा था उसमें, तो वो अंदर बाहर निकल जा रहा था। सो दैट्स द रीज़न वेयर 3 लगने के थे, तो हम 2 पे ही इसको तैयार कर रहे हैं। जब हम खुद का अपना बना लेंगे 6 mm का डोएल, सो देन आई विल एक्चुअली पुट दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट आउट ओवर देयर। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हाँ ये सही परपेंडिकुलर बैठ रहा है, और जो सरफेस है उसके ऊपर में कोई एंडुलेशंस नहीं है, या वो यू नो कभी क्या होता है कि आपने अगर ज़्यादा घिस दिया है या एक सरफेस थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है, तो फिर वो थोड़ा सा बैलेंस उसका सही नहीं रहेगा। तो ये सारे चेक करने के बाद उसके बाद इसके ऊपर में शिप को लगा के हम देखेंगे कि हाँ ये सही तरीके से बैठ रहा है। सो दैट्स अ वेरी क्यूट लिटिल थिंग जो स्टैंड है, और मैं सोच रहा हूँ मतलब मुझे ये पसंद नहीं आया है, आई विल डू समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। सो फाइनली जब इसको कंप्लीट करेंगे तब आई विल एक्चुअली ट्राई टू मेक अ ब्यूटिफुल स्टैंड on which this Amati Chinese junk ship should actually sit. So that is a plan. So but anyway, at this point of time ये एकदम सही तरीके से बैठा हुआ है. So my purpose is solved, wherein as the process goes, I have something where I can actually rest it and keep the ship in place. So आगे बढ़ते हैं और बाकी का प्लैंकिंग करते हैं. अब देखिए हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है इन लास्ट 3 or 4 वीक्स, और बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और वर्नियर से उसका डेप्थ मेजर करके, एज आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल, बट वहाँ डेप्थ मेजर करना या उसका विड्थ मेजर करना, मोस्टली विड्थ, बिकॉज विड्थ क्या होता है कि वो 3 mm का जो विड्थ है वो विड्थ कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर आपको आगे से एडजस्ट करना होगा, बट वॉट एवर यू डू दैट विल बी ऑलवेज आइडेंटिकल फॉर द साइड राइट एंड साइड लेफ्ट. सो इस तरह से आगे की ओर बढ़ाना है. सो अभी यहाँ पर मेजरमेंट्स एंड और ये बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है. इस प्रोसेस में मतलब इतना मज़ा आता है ना, मतलब किस तरह बैठा है इसको, और कैसे ये चीज़ एकदम मतलब सही तरीके से आएगा, कितना कट करना है. और हाँ, वुड में और एक चीज़ है ना, जब आप इसको कट कर रहे हैं, आप घिस रहे हैं, आपको बड़ा इत्मीनान से करना होगा, पेशेंस से करना होगा, क्योंकि वुड मेटल है नहीं. आपने अगर ज़्यादा घिस दिया और वुड का सरफेस वहाँ से निकल गया या वो छोटा हो गया, देन इट गोज़ फॉर अ वेस्ट. और जो नंबर ऑफ प्लैंक्स आते हैं वो भी एकदम लिमिटेड आते हैं. सो वो ऐसा नहीं है कि उसने आपको 50 प्लैंक जो इसमें पूरा लगेगा, उससे वो तो 200 प्लैंक दिया हुआ है. सो मतलब 50 में ही उसको कंप्लीट करना होगा. सो दैट्स वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम प्लैंक तोड़ ना दे, वेस्ट ना करें. एंड हो सकता है कि आपके पास 2 प्लैंक बच जाए अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को करें तो. सो दैट इज़ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि फिर ये साइज़ के प्लैंक्स मिलना, ये डेप्थ के प्लैंक्स मिलना विल बी वेरी डिफिकल्ट until unless you have the tools to prepare them. Sorry. So now यहाँ मैंने कुछ पिन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नॉर्मल वो जो बोर्ड पिन्स आते हैं ना,
उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ विथ फ्रंट में वुड लगा के, जो कि एक तरीके से वो क्लिप करके बैठेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लैंकिंग कंप्लीट होते जाएगा तो मेरे पास वो स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा, और ये डायरेक्टली हम बल्कहेड के ऊपर में उसको प्रेस करके बैठा देते हैं सो दैट वो प्लैंक को पकड़े रहे। मतलब जब वो ग्लूइंग हो रहा है और वेट हम पेस्टिंग कर रहे हैं तो उस क्योरिंग के टाइम पे वो प्लैंक मतलब उभर के बाहर नहीं आना चाहिए, और प्लैंक जैसे जैसे बैठते रहेगा। और ये और एक चीज़ है मैं बता दूं कि प्लैंक एक के साथ एक लगेगा लेकिन उठा हुआ नहीं रहेगा, मतलब उभरा हुआ नहीं रहेगा कभी भी। सो उस तरीके से लगाना है। और प्लैंक का जो बेंट है वो जो आपका जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर में मतलब वो ऐसा लगेगा कि मतलब फ्लश करके बैठा हुआ है। इट शुड एक्चुअली लुक कि वो फ्लश करके उसके ऊपर में बैठा हुआ है। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन आउट ओवर हियर। सो इस तरीके से आप जो प्लैंक्स हैं उसको काट के उसके बाद उसमें बैठा के, और जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ में मैं ड्राई फिट करता हूँ। जब मेरे को पूरा सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ये एकदम सही बैठा है, फिर हल्का सा वेट ग्लू, और देखिएगा जो प्लैंक आगे का है उसमें सरफेस में हल्का सा ग्लू लगा के एंड देन आई एम प्लेसिंग इट आउट ओवर हियर, एंड कंटिन्यूअसली आपको क्लीन करते हुए चलना है सो दैट ग्लू स्पिलेज ना हो। फिर क्या होता है ना, वो आप जब सैंडिंग करना चालू कीजिएगा तो फिर वो स्पिलेज वो वुड के साथ वो बाहर आ जाता है। सो दैट्स द रीज़न वेयर इन क्लीनिंग इज़ वेरी एसेंशियल, और आपका जो वर्क है वो भी बहुत नीट होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड आउट ऑफ हियर। सो ये जैसे हमने लेफ़्ट किया उसके बाद फिर हम राइट की ओर में जाएंगे, एंड यू नो that's the entire process which goes on. अब यहाँ छोटा सा क्लिपर है हमारे पास जिससे कि हम उस एक्सटेंडेड जो प्लैंक मतलब बाहर की तो और निकला हुआ है उन्हें हम क्लिप करके निकाल दे रहे हैं। सो नाउ काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। सो यहाँ पर आप यू कैन सी दी आइडेंटिकल पोर्शन कि अच्छा यहाँ किस तरीके से प्लैंक को फिल किया जाएगा। सो इस तरफ में फिर लगाएंगे, फिर उधर लगाएंगे, और जब हम इस प्लैंक को बना रहे हैं फिर आई शोड यू कि अच्छा आइडेंटिकल आप प्लैंक बना लीजिए, एक और दूसरा मतलब मैच करना चाहिए, बिकॉज वो पूरा शिप जब कंप्लीट होगा आपको ब्यूटीफुल वो एक देखने मिलेगा। सो माई प्लैंकिंग ऑफ द एंटायर शिप इज़ कम्प्लीटली डन, और ये छोटा सा जो पोर्शन है मतलब उधर का जो दूसरे साइड का हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये एक टेक्निक है विच एक्चुअली आई हैव एक्सपर्टाइज कि अच्छा इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा और किस तरीके से इसे हम कितना मेजरमेंट में इसको सैंड करें और इसका कटिंग करें, जो कि ये बहुत अच्छा फिल होगा और एकदम मतलब बढ़िया से उसके ऊपर में बैठेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा इसमें हमने क्या कारीगरी किया है, जो कि आप देखिएगा। So this is my expertization, which in number of years of time of 27 or maybe more than that I would say, जो हमने इसको जितने भी हमने ships बनाए हैं उसमें I have self learned this, and इसको मैंने उस तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम करते हैं। तो दो प्लैंक्स को यहाँ पर जहाँ पर हमको थोड़ा सा उसको गैप को फिल करना है तो पेस्ट करके उसके बाद क्लिप के साथ इसको जोड़ के रख देते हैं। जब वो पूरा क्योर हो जाता है हल्का सा फिर उसके ऊपर में फेविकॉल दे के अगर आप उसके ऊपर में घिस देंगे फिर वो जो लाइन है वो जो जुड़ने वाला लाइन है वो भी पता नहीं चलेगा। इट इज़ काइंड ऑफ पुट्टी का काम करता है, या जो हम लोग सैंडिंग फिलर कहते हैं तो फिलिंग का काम करता है। अभी इस चीज़ को यहाँ पर जो बैठेगा सो उसमें एडजस्ट करके फिर उसका टेक दी मेजर कि अच्छा इतना अगर हम काट देते हैं तो फिर सही रहेगा, बिकॉज वुड है और इसमें अगर ज़्यादा इधर उधर आप कर दीजिएगा फिर वो छोटा और बड़ा कुछ एक हो सकता है। सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ, एंड दिस इज वेयर माई एक्सपर्टाइजेशन इज। और जैसे जैसे आप करते हैं ना आप
जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ते रहेगा, यू विल फाइंड दैट यू हैव ऑल्सो गॉट दैट एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पर लगभग फिटिंग मेरा एकदम सही बैठ रहा है, और यहाँ पर फिर उसका जो गैप है उसको हम यहाँ फिल कर देंगे, एंड दैट इज इट। Absolutely fantastic fit. Abhi now glue and close the hole. That's all. So अपना यहाँ पर planking खत्म हुआ, and absolutely fantastic बैठता है ये। अच्छा, ये एक प्रोसेस मैं करता हूँ कि जितना भी सैंड डस्ट बच गए हैं थोड़ा सा ग्लू के साथ लगा के, मतलब जब वो सूखा नहीं है उसी टाइम में उसको हम घिस देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं पर अगर गैप्स है, कुछ खामियां हैं वुड में, या कहीं पर देयर इज़ अ एंडुलेशन एंड ऑल दैट, तो ये एक प्रोसेस में हरदम फॉलो करता हूँ कि उसमें फिर एक तो है कि वुड को जोर मिल जाता है ग्लू के साथ, दूसरा है कि जो सैंडिंग आप जब कर रहे हैं तो उसका जो सॉडस्ट है उसके साथ मिलके पुट्टी का काम करता है, वो जो जहाँ भी कुछ अगर खामियां हैं उसको वो भर देता है। सो दैट्स द बेसिकली दैट इज व्हाट आई फॉलो। सो दैट वर्क्स काम होना चाहिए, सो एंड इट शुड लुक गुड। सो हल्का हल्का सैंडिंग विथ 110 ग्रिड, और उसके बाद पॉलिशिंग से पहले तो हम फाइन अभी लगभग एक्चुअली ये मैंने ख़त्म कर लिया था। मैंने सोचा कि नहीं, दिस पार्ट आई नीड टू शो, क्योंकि अपर पोर्शन में, मतलब डेक के ऊपर में जो कील का पोर्शन है उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। सो जस्ट टू शो इट टू यू, सो दैट ये नहीं रहना चाहिए कि अरे आपने कंप्लीट करके फिर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर आगे का जो ऊपर का जो प्लैंक्स है उसको लगा रहे हैं, विच इज़ ईजी पीजी। लाइक यू टेक दी प्लैंक्स, यू सैंड इट, एंड उसके बाद उसको आप प्लेस कर दीजिए, क्योंकि नीचे का प्लैंक का जो वो शेप है वो खुद ब खुद वो ले लेगा। सो नेक्स्ट में हम आपको डेक का प्लैंकिंग दिखाएंगे, लोअर डेक, अपर डेक, उसमें डीकैल, उसके बाद रूडर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, so that part 3 में I be able to cover those. So it is going to take me time, because as I told you, मेरे लिए थोड़ा महीने भर का टाइम डेफिनेटली लगेगा to get everything put into process, and I go very slow, एकदम इत्मीनान से, आराम से, धीरे धीरे करते हैं। So I hope till now you have enjoyed it, and you can see cleaning is one big thing, so don't let any glue stay onto the body। एकदम क्लीन करके पूरा नीट उसको रखना है, एंड दैट्स अ वे यू हैव टू गो अहेड विद। और ये अभी जो शेप ले रहा है, और देखिए मोरे इफेक्ट है, तो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, अगर लाइंस में, मतलब जैसे स्ट्राइप्स वाले अगर शर्ट्स पहन रहे हैं और आप किसी फोटोग्राफ को लेते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं मोरे इफेक्ट आना, तो इसमें जैसे प्लैंक्स एकदम सही तरीके से बैठा है दोनों तरफ में, तो आपको वो थोड़ा सा मोरे इफेक्ट लगेगा कि अरे ये इस तरह मतलब लाइंस में बैठा हुआ है। सो दैट लुक्स लवली, एंड आई विल ऑल्सो शो यू जो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है क्या पॉलिश एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आई होप यू हैव एंजॉयड टिल नाउ। अगर आपने इतना दूर देखा है, so definitely I would request that if you can subscribe and give me a like and a thumbs up, that will be great. It was amazing to be with you, और next part 3 में आपसे फिर मिलते हैं। Till then, be happy and I will build the ship.